ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जो पर्सनल स्पोक्स पर्सन है सफावी साहब, उन्होंने बयान दे दिया है कि इजराइल के साथ ईरान की अस्तित्व की लड़ाई, यानी एक तरह की अंतिम लड़ाई, बैटल ऑफ एग्जिस्टेंशियल बैटल, ये होने जा रही है और इसकी पूरी तरह से ईरान तैयारी कर रहा है। इसके बाद देखिए अमेरिकन प्लेन्स, अब उन्होंने जॉर्डन को अपना नया बेस बनाया है, क्योंकि बार बार देखिए कल खबर आई थी कि यूरोपियन जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर स्ट्रैटो टैंकर्स और F-15 जेट्स पहुंचे हैं, वो तो है ही तैनाती। फिर जॉर्डन में आज पूरी तरह से मामला केंद्रित रहा है। जो मुवाफक सलाती बेस है जॉर्डन का, बड़ा फेमस बेस है, एक मतलब लंबे समय से अमेरिका जिस पे काबिज है, तो अमेरिका ने वहां पर अपने साजो सामान, अपने जहाज, ये सारी चीजें लगानी शुरू कर दी है। उसके अलावा देखिए हमारे पास ईरान से जुड़ी और बहुत सारी खबरें हैं कि ईरान में जो तैयारी चल रही है, या जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट हुए थे, जो बाद में आतंकवादी एक्शन निकले, उसमें कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, उसके आंकड़े भी सामने आए हैं। फिर देखिए गाजा और वेस्ट बैंक को लेके भी बड़ी खबरें हैं। डेवोस में ग्रीनलैंड पे क्या हो रहा है, और जो बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप ने बनाया, उसका वो किस दिशा में जा रहा है। नाम तो गाजा बोर्ड ऑफ पीस हुआ था, लेकिन अब वो एक पैरेलल यूएन बन रहा है, एक नई चीज ही कुछ इवॉल्व हो रही है। गाजा को लेके भी ट्रंप ने कुछ महत्वपूर्ण बयान डेवोस में दिए हैं। उसके अलावा देखिए जो हाइब्रिड वॉर की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, कि अमेरिका जिस तरह से हाइब्रिड वॉर, उसमें हाइब्रिड आप समझ रहे होंगे कि मिली जुली, एक क्लियर कट नहीं, जिसमें वायलेंस भी है, मतलब हार्ड पावर भी है, सॉफ्ट पावर भी है, जिसमें मीडिया का भी यूज है, और उधर सीधे सीधे अंदर से डिस्टेबलाइज करना, आतंकवादियों को भेजना, वो भी है, सीधे हमला करना भी है, और हमले को रोकने की बात करना भी है। यह हाइब्रिड वॉर है कि हमला जिस पे करो उससे बात भी होनी चाहिए हमले की, जिसे अमेरिका ने जो और इजराइल ने 12 दिन के युद्ध में किया था। उसके अलावा लेबनान से भी खबरें हैं, सीरिया से भी खबरें हैं, ईरान की कुछ इजराइल की टर्की के साथ भी कुछ अनबन हुई है, यूएई और सऊदी अरेबिया की भी खबरें हैं, और फिर जो वेनेजुला से जुड़ी खबरें हैं, और रशिया के जो प्रेसिडेंट प्यूटिन, उनका बोर्ड ऑफ पीस के प्रति क्या रुख रहा है, फिलिस्तीन पे भी उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। ये सारी खबरें हैं। देखिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखिए। अब इस वीडियो में देखिए एक आपको दिखाई पड़ेगा इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ये ईरान का इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, और इसको लेके ईरान ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें उसने एक तरह से ये साफ कर दिया है कि कुल मिला के 3117 सिविलियंस 28 दिसंबर से लेके और 17-18 जनवरी तक जो पूरा चला मामला, उसमें 3117 इंडिविजुअल्स मारे गए। इसमें 2427, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, 3117 मारे गए, 2427 इसमें इनोसेंट सिविलियंस थे, जिनको सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ने ही मारा, और जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स थे उनको आतंकवादी कहा गया है। ऑफिशियल बयान है ये ईरान का, और उनकी संख्या 690 बताई गई। मतलब फिर से 3117 कुल मौतें हुई, ये जो ईरान के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है। 2427 उसमें इनोसेंट सिविलियंस मारे गए, और 690 वो आतंकवादी मारे गए जिन्होंने इन इनोसेंट सिविलियंस को मारा। ये देखिए ये पूरी परिस्थिति बनी है। और उस पर आगे भी कहा गया है कि जो जिस तरीके से ईरान ने 5 महत्वपूर्ण चीजों का ख्याल रखा, और उन 5 महत्वपूर्ण कदमों की वजह से ईरान हरा पाया इजराइल अमेरिका के इस प्लॉट को। उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबलाइजेशन, जो सबसे पहले जो आर्थिक दिक्कतें थी वो दूर की गई, यानी जो वहां की जनता की जो मांग थी
और जिस तरह से कीमतें बढ़ रही थी उस पे काबू पाया गया। गवर्नमेंट और बाजार रेट्स को एक किया गया, उसको भी लेके विरोध हुआ, लेकिन उसमें समझा बुझा के उस चीज को किया गया। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबलाइजेशन, उसके बाद प्रोटेस्ट एंड राइट्स, मतलब यानी जो प्रोटेस्टर्स थे और जो राइटर्स थे, जो दंगाई थे और जो विरोध कर रहे थे, उनको अलग किया गया कि जो विरोध कर रहे हैं उनको दंगाई नहीं समझा गया और दंगाइयों को विरोध करने वालों को मतलब विरोध करने वालों की कैटेगरी में नहीं रखा गया, उनको अलग किया गया। फिर रिस्ट्रेंट सिक्योरिटी मतलब कि अपनी फोर्सेस को ईरान ने बल प्रयोग करने से रोका कि अत्याधिक बल प्रयोग ना हो, वही बल प्रयोग हो जहां पर जरूरत हो। और फिर वही चौथा पॉइंट आता है टारगेटेड इंटेलिजेंस, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट करके इंटेलिजेंस ईरान ने अपनी की, उसने मोसाद की बहुत सारी फोर्सेस को उठाया। एक उससे जुड़ी और भी खबर स्कॉट रिटर की है, जो आपको मैं अंत में बताऊंगा कि एक्चुअली इसके पीछे जो पूरा जो मोसाद का नेटवर्क है ईरान में, जिसको दशकों लगे थे बनने में, उसको साफ कर दिया है। इजराइल का जो दशकों का मोसाद का जो दशकों का नेटवर्क था, उसको ईरान ने साफ कर दिया एक ही झटके में। ये देखिए, इसको टारगेटेड इंटेलिजेंस कहते हैं और इसमें चाइना और रशिया की भी बहुत बड़ी मदद ईरान को मिली। उसके बाद सोशल कोहेजन, जो ईरानी समाज अपने आप में मजबूती के साथ खड़ा रहा, वो टस से मस नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं जॉर्डन की, अभी खबर आई है, यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू ट्रांसफर मिलिट्री एसेट्स टू द मिडिल ईस्ट। पिछले 36 घंटों में 12 फ्लाइट C-17A हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की हुई है। 12 फ्लाइट C-17A हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, और ये खास तौर पे ये जो मुवाफक सल्ती जो एयरपोर्ट है, जो बेस है, यूएस बेस है जॉर्डन में, ये वहां पर लैंड हुई है। और उसी के साथ साथ देखिए, जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, वो अरेबियन सी में एंटर कर रहा है। अरेबियन सी तक वो पहुंच गया, बहुत दिन नहीं है, हो सकता है 1 या 2 दिनों में ये पूरा खेल हो जाए। उसके बाद देखिए, जो F-15 जहाज हैं, वो जो जॉर्डन पहुंचे हैं, वो उनमें जो उन्होंने जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की है, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जैसे उन लोगों, मतलब उन्होंने, अब आप सोचिए कि अमेरिकन प्लेन्स लैंड कर रहे हैं, और अमेरिकन प्लेन्स लैंड इस तरह से कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट वो कि मतलब प्रतीत ऐसा हो रहा है, बाहर से ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो केवल वहां पर लैंड कर रहे हैं, लेकिन वो जब उस प्रक्रिया में वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये एक अमेरिका का 400 एक प्रोटोकॉल होता है। 400 प्रोटोकॉल आप देखिएगा तो कुछ हॉलीवुड फिल्म में भी आपको सुनाई पड़ेगा। और ये जो 400 प्रोटोकॉल है, ये अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, ये अपना एक्टिवेट करती हैं जब उनको इस तरह का एक छल पैदा करना है, एक छल पैदा करना होता है दुश्मन के सामने। पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ है, इराक वॉर के समय भी हुआ था। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद जो कल बात हुई थी सोनिक बॉम्ब्स की, कि कैसे वेनेजुएला में दो चीजों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। एक तो लाउड साउंड एक्सप्लोजन, और दूसरा जो साउंड मतलब साउंड वेव्स वो इमिट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड वेव्स, लेकिन वो उसमें ध्वनि पैदा नहीं होगी। वो सोल्जर्स के अंदर, जैसे बात हो रही है कि वेनेजुएला के सोल्जर्स खड़े रह गए, उनके हाथ जाम हो गए, ये हो गया, तो वो यही बात है कि एक्चुअली ये जो साउंड पल्स इसको कहते हैं, ध्वनि नहीं होती लेकिन ताकत उतनी होती है। तो ये हैवी साउंड पल्स ये जनरेट किए गए, जिसकी वजह से वेनेजुएला की सेना का बड़ा हिस्सा जाम हो गया, और वहां पर इन लोगों ने मारा भी है। कम से कम 100 से ऊपर जो क्यूबन्स और वेनेजुएलन्स जो गार्ड कर रहे थे
वहां के प्रेसिडेंट मदुरो को वो लोग मारे गए। और इस तरह की चीज ये ईरान में रिपीट करना चाहते हैं। उसका इक्विपमेंट भी ईरान पहुंच रहा है, ये रेडियो बॉम्ब जिसकी बात होती है, ये सारी चीजें ईरान को लेके वहां पर घेरने की कोशिश है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अगर अमेरिका इस तरीके का अस्त्र यूज करेगा तो वो कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो ये इसका जो फील्ड है अभी ये 2-3-4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हुआ है। इसका जो एक्सपेंस है ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और ये अभी उतना सोफिस्टिकेटेड ये वेपन अमेरिका के पास नहीं है कि वो ईरान जैसे बड़े देश में जगह जगह वो इस चीज को एक साथ कर दे और लीडरशिप को उठा ले ईरान की, या उनको न्यूट्रलाइज कर दे, या आईआरजीसी की जो सारी फैसिलिटीज, अब सारी फैसिलिटीज मतलब ये तो हास्यास्पद है, क्योंकि हमने आपको बताया था कल कि अगर तेहरान गिरा तो वो मश्त मूव कर जाएंगे, मश्त गिरा तो शिराज चले जाएंगे, शिराज गिरा तो तबरीज, या अब तबरीज से शुरू करिए तो फिर वो हुआ तो हमनाद, यानी पूरा जो ईरान की जो ज्योग्राफी है वो ये ऐसी है ना कि बड़ी बड़ी यूनिक एक जगह है वो। अब आप सोचिए कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सोचिए हिमाचल भी मिल जाए, राजस्थान भी मिल जाए, मतलब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में राजस्थान भी मिल जाए, हिमाचल भी मिल जाए, असम भी मिल जाए, और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी मिल जाए, तो वो पूरा, और एक हिस्सा वेस्टर्न घाट्स का भी, ये ईरान बन जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर इतना इतना सब जोड़ दीजिए आप कि ये भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में ये सारी चीजें हों तो वो ईरान बन जाएगा। तो इतने डाइवर्स एरिया में ये वेनेजुएला नहीं, ये छोटा सा देश है और एक तरीके का ये ईरान है। इसमें जैसे आप एक जगह, जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम कहते हैं कि दिल्ली गिरा तो लोग कलकत्ता चले गए, 1857 में यही हुआ था। उत्तर प्रदेश बिहार में दिल्ली गिरा तो लोग लखनऊ आ गए, लखनऊ गिरा तो आजमगढ़ चले गए, आजमगढ़ गिरा तो बिहार चले गए, बिहार गिरा तो और डीप साउथ चले गए, नाना साहब कानपुर गिरा तो ग्वालियर चले गए, ग्वालियर गिरा तो आगे। तो ऐसे करते करते लंबी लड़ाई जो हुई जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ 1857 में। तो ये देखिए स्थिति पूरी ईरान की है, और जिसको पार पाना लगभग असंभव है। अच्छा, अब आप देखिए एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जो स्कॉट रिटर और तमाम लोगों की, कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कुछ बेवकूफ भी बनाया, कि नेतन्याहू से कह दिया कि हाँ तुम अपने मोसाद का सारा नेटवर्क झोंक दो, हम हमला करेंगे, और फिर लास्ट में हमला नहीं किया। और आज एक बयान भी ट्रंप ने दिया है कि नेतन्याहू का मजाक उड़ाए। इस बयान में ट्रंप यही कह रहे हैं कि नेतन्याहू ये ना समझे कि आयरन डोम को इजराइल की टेक्नोलॉजी, वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, वो हमने दी है। यानी उन्होंने इजराइल को ये बताया कि अमेरिका के दम पर तुम हो। तो अब ये हो सकता है ईरान के बारे में भी कुछ इसी तरीके का इंडिकेशन ट्रंप दे रहे हैं कि हमसे क्या उम्मीद करो क्या नहीं करो, और पहले खुद कूदो। ये भी हो सकता है। देखिए बहुत सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। युद्ध तो होना है क्योंकि ईरान को गिराना इनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे कब, ये एक सवाल बना हुआ है। फिर आप देखिए जो बोर्ड ऑफ पीस गाजा का आज डेवोस में बना हुआ था, गाजा का बोर्ड ऑफ पीस डेवोस में बना, उसमें गाजा का खास मेंशन भी नहीं हुआ। केवल एक जगह ट्रंप ने कहा कि गाजा बड़ी खूबसूरत जगह है, प्राइम प्रॉपर्टी है, वहां के लोग बहुत गरीब हैं तो वो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। पहले कहता था कि डिस्प्लेस किया जाएगा, पहले उनका नाम नहीं लेता था, लेकिन इस बार उसने गाजा के लोगों को की तरफ हिंट किया। बस हिंट ही किया, ज्यादा कुछ उसने नहीं कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे उनके लिए, नहीं। उसने कहा कि हाँ वहां गरीबी है और उस गरीबी को हम ठीक करेंगे। और हमास का भी नाम नहीं लिया कि हमास को डिसार्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन गाजा के बोर्ड ऑफ पीस की जो शक्ल हो रही है, देखिए उसमें जो देश ज्वाइन किए हैं वो इजराइल, मोरक्को, अर्जेंटीना, हंगरी, बेलारूस, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वियतनाम, कजाकिस्तान, बहराइन, अल्बेनिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कोसोवो, कुवैत और पैराग्वे लैटिन अमेरिका में। ये अच्छा, और इसमें जो कंफर्म्ड रिफ्यूजल्स हैं, रशिया, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया ने मना कर दिया है, और यूके, इटली और कनाडा ये रिव्यू में है।
अब आप देखिए, रशिया ने में पुतिन ने बड़ा ही एक मजेदार बयान दिया। उसने कहा कि जो यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी तो रशिया के जो एसेट्स यूरोप और अमेरिका में थे उनको फ्रीज कर दिया गया था। वो अभी भी फ्रोजन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स है। तो पुतिन ने तंज किया। उसने कहा कि जो $1 बिलियन रशियन जो रशियन एसेट्स में एक तरह से यूरोप अमेरिका ने चुरा लिए हैं, उनमें से $1 बिलियन बोर्ड ऑफ पीस में दे दो, हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। मतलब सीधा सीधा एक तरह से चढ़ाया। और उसके बाद भी देखिए जो आ रहा है कि ग्रीनलैंड पे जो पूरी एक कवायद हो रही है और जिस तरीके से ग्रीनलैंड पे पूरी बातचीत चल रही है, उसमें लोग यही कह रहे हैं जैसे साइप्रस और ब्रिटेन के बीच ट्रीटी हुई थी, उस तरह की कुछ होगा जिसमें लिमिटेड राइट्स अमेरिका को मिलेंगी उसके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। यही तो अमेरिका चाहता है कि उसके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे, लेकिन जो पूरा अधिकार चाहता है वो कि वहां पर अपना वो आयरन डोम भी बना दे। अब आयरन डोम ग्रीनलैंड में बनाने से अमेरिका की सुरक्षा कैसे गारंटी होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उससे आप रशिया अगर जो नॉर्थ से मारेगा वो गार्ड कर सकते हैं आप, लेकिन अगर इधर से चाइना ने मार दिया या किसी और फोर्स ने मार दिया, ईरान ने ही मार दिया, तो उससे तो वो जो ग्रीनलैंड में अगर आप आयरन डोम बनाएंगे, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जिसको ट्रंप ने कहा कि हमने इजराइल को दिया लेकिन हमने खुद नहीं लिया, अब हम खुद लेंगे अपने लिए, तो वो चीज कैसे उसको प्रिवेंट करेगी ग्रीनलैंड में, ये एक सवाल बड़ा बना हुआ है। गाजा में देखिए पिछले 48 घंटों में करीब 11 सिविलियंस मारे गए, इसमें 7 इंजरीज हैं। और अक्टूबर 11 2025 से जब से सीज फायर हुआ तब से 477 गाजा के सिविलियन शहीद हो चुके हैं और 1301 घायल हो चुके हैं। और ये देखिए पूरी स्थिति ऐसी है कि जिसमें बहुत एक वॉच रखी जा रही है, जिसपे आपको मैं रोज बताता हूं कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस कैसे सक्रिय है। बीच बीच में जब भी मौका मिलता है तो इजराइल के साथ कोई ना कोई झड़प चलती रहती है। अभी देखिए वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक में आज कई जगह नाब्लस के कुसरा इलाके में, उसके बाद जेरूसलम के अल रम इलाके में, फिर कुसरा में जो दूसरी एक तरह की दूसरी लड़ाई हुई, उसमें जो इजरायली सेटलर्स और पैलेस्टीनियन सिविलियंस में, उसमें साउंड बॉम्ब्स, गैस और लाइटिंग ग्रेनेड सब चले और दोनों तरफ से चले। तो ऑब्वियसली सेटलर्स का कुछ तो ये देखिए जो सीक्रेट आर्मी आईसिस की बनाने की बात हो रही है, ये देखिए एक बड़ी चाल अमेरिका चल सकता है। और आने वाले दिनों में हमको ये देखना होगा कि ईरान का जो एक पेनिट्रेशन सीरिया में है, इन आईसिस के एलिमेंट्स को वो कैसे हैंडल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो भी उसकी मदद कर रहा है। मैंने बताया था उनकी भी जो पूरा खुफिया नेटवर्क है वो ईरान और तमाम जगह वो लगा हुआ है। तो उनका भी जो एक खुफिया नेटवर्क है वो भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का, वो भी चारों तरफ फैला हुआ है और वो एक तरह से निगरानी रख रहा है कि कैसे हम ये जो आईसिस वाला थ्रेट है इसको न्यूट्रलाइज करें। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।